अब आज हम लोग एक नए ब्लॉक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनली ब्लॉक। ठीक है, फाइनल नहीं, फाइनल तो एक कीवर्ड है जो कि एक अलग चीज है। ये है फाइनली ब्लॉक। अभी तक हम लोग ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये फाइनली ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है और फाइनली ब्लॉक के क्या यूजेस होते हैं। ये फाइनल कीवर्ड से बिल्कुल अलग है और आज हम लोग यही जानेंगे कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो हम लोग अभी तक ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक को पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन पहले कर लेते हैं कि ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक का क्या था मामला। ठीक है, तो देखो हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग अपना जैसे ट्राई ब्लॉक लगा रहे हैं, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लगा रहे हैं, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग बेसिकली कौन सा कोड रखते हैं? कंटेन्स ओनली रिस्की कोड। कंटेन्स ओनली रिस्की कोड। ठीक है, हमें यह पता चल गया। अब इसके बाद हमने ट्राई के साथ एक कैच ब्लॉक लगाया था। ठीक है, तो कैच ब्लॉक बेसिकली हमने क्यों लगाया था? कैच ब्लॉक हमने बेसिकली इसलिए लगाया था टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, हमने कैच ब्लॉक इसलिए लगाया था टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, जो एक्सेप्शन तुम्हारी ट्राई ब्लॉक में जो आई है, बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ होगा, कोई ना कोई एक्सेप्शन आएगी ट्राई ब्लॉक। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आती है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में हैव एक्सेप्शन। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आती है और उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को कैच को दे दिया जाता है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं टू हैंडल द एक्सेप्शन, हैंडल करने के लिए। अब यहाँ से एक नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम है फाइनली। ठीक है, जिसका नाम है फाइनली ब्लॉक। अब देखो बेसिकली जावा में फाइनली इस जैसे नाम से तीन चीज़ें होती हैं। देखो, एक होता है फाइनल कीवर्ड। ठीक है, एक होता है फाइनल कीवर्ड जिसके ऊपर हम लोग वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फाइनल कीवर्ड के ऊपर जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। फाइनल कीवर्ड अलग होता है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा एक आता है फाइनली, एक तुम्हारा आता है फाइनली ब्लॉक। ठीक है, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। और एक होता है तुम्हारा फाइनलाइज मेथड। ठीक है, एक होता है तुम्हारा फाइनलाइज मेथड जो कि पार्ट होता है गार्बेज कलेक्शन का। ठीक है, तो वो हम लोग अभी नहीं पढ़ने वाले हैं। फाइनलाइज मेथड पार्ट होता है गार्बेज कलेक्शन का, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फाइनली ब्लॉक को हम लोग आज पढ़ेंगे, फाइनली ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो देखो फाइनली ब्लॉक के बारे में पहले तो सिंपल सी चीज़ ये जान लो, फाइनली ब्लॉक कंटेन क्या करता है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक क्या कंटेन करता है? रिस्की कोड, हमें पता चल गया। कैच ब्लॉक का यूज़ क्या होता है? टू हैंडल द एक्सेप्शन, हमें पता चल गया। ठीक है, लेकिन फाइनली ब्लॉक का यूज़ क्या होता है? फाइनली ब्लॉक का यूज़ ये होता है कि अगर हमें कोई क्लीन अप कोड रखना है फाइनली ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अब क्लीन अप कोड क्या होता है उसका एक एग्जांपल देंगे अभी तुम लोगों को। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना ये जान लो कि फाइनली ब्लॉक कंटेन्स क्लीन अप कोड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मतलब कह सकते हैं फाइनली के बारे में, कंटेन्स ओनली क्लीन अप कोड। ठीक है, कंटेन्स ओनली क्लीन अप कोड, हमने ये समझ लिया कि फाइनली ब्लॉक जो होता है वो कंटेन करता है ओनली क्लीन अप कोड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, एक सेकंड। हाँ, अब देखो यहाँ पर तुम्हारी एक चीज़ और है कि फाइनली ब्लॉक का और क्या फीचर होता है। ठीक है, देखो अभी तो पहले फिलहाल इतना ही समझो कि फाइनली ब्लॉक कंटेन्स क्लीन अप कोड। ठीक है, कंटेन्स ओनली क्लीन अप कोड। अब लेट सपोज एक एग्जांपल देते हैं तुम लोगों को। ठीक है, लेट सपोज जैसे हम रियल वर्ल्ड जावा में क्या करते हैं, कैसे काम आता है हमारा फाइनली ब्लॉक, वो समझते हैं। देखो डेटाबेस के अंदर लेट सपोज ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने कुछ ऐसा कोड रखा हुआ है कि जो डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, वो डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करता है। लेट सपोज हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है डेटाबेस db इक्वल्स टू लेट सपोज db डॉट कनेक्ट।
ठीक है। बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है जावा में, ये db डॉट कनेक्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काम करेगा। लेट सपोज यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया कि db इक्वल्स टू db डॉट कनेक्ट, इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। या फिर ऐसा इसको समझ लो थोड़ा सा, लेकिन ऐसा ये मत समझना कि रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ होता है, जावा में ऐसा कुछ होता नहीं है, दूसरे तरीके से चीज़ें होती है। लेट सपोज हमने यहाँ लिख दिया db इक्वल्स टू mysql डॉट कनेक्ट, mysql डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर चांसेस क्या हैं एक्सेप्शन आने के, ठीक है। यहाँ पर चांसेस क्या हो सकते हैं एक्सेप्शन आने के, जैसे कि कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, जावा में बहुत सी एक्सेप्शन होती है, सबके बारे में तो बताया नहीं जा सकता। जैसे कि क्लोज्ड कनेक्शन आ सकता है, ठीक है, क्लोज्ड कनेक्शन, ठीक है, क्लोज्ड कनेक्शन एक्सेप्शन, इस तरीके से कुछ आ सकता है। तो इसलिए हमने इस लाइन को ट्राई के अंदर रख रखा है, ठीक है। अब लेट सपोज कैच ब्लॉक में हमको नहीं पता कि कौन सी एक्सेप्शन आएगी, इसका हमें आइडिया नहीं है, तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन क्लास लिख देंगे, क्योंकि एक्सेप्शन क्लास तो फादर ऑफ ऑल एक्सेप्शन क्लासेज होती है, तो ये हैंडल कर ही लेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसलिए हमने यहाँ पर सीधा यहाँ पर वो लिख दिया, अपना एक्सेप्शन क्लास लिख दिया, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं है ना, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन के बारे में हमें पता था कि भाई अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी, तो हम लोग यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखते थे, फिर लास्ट में जाके एक्सेप्शन ई लिख देते थे, जैसे हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो, तभी जाके चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और ये है, जैसे समझ लो, जैसे कि तुम अब मान लो यहाँ ट्राई ब्लॉक हो गया और कैच ब्लॉक हो गया, अगर कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पर आती है तो ये कैच ब्लॉक जो है उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है, कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर लेगा। अब देखो फाइनली ब्लॉक का यहाँ पर काम क्या आता है, फाइनली ब्लॉक का, ठीक है। देखो तुमने यहाँ पर क्या करा था, कनेक्शन को ओपन किया था, ठीक है, तुमने यहाँ पर क्या करा था, डेटाबेस के कनेक्शन को तुमने ओपन किया था, ठीक है। तो अब फाइनली ब्लॉक के अंदर कौन सा काम होता है वो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, फाइनली ब्लॉक कंटेन्स ओनली क्लीन अप कोड, ठीक है। तो अगर देखो तुमने डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पर ओपन किया था, तो मेमोरी के अंदर कोई डेटाबेस नाम का कनेक्शन ऐसे बना भी तो होगा, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट बना होगा, कुछ ना कुछ मेमोरी के अंदर बना होगा ना डेटाबेस कनेक्शन, तो उसको हमें हटाना भी तो होगा जब हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेट सपोज डेटाबेस में हमारा काम था कि हम जो है डेटाबेस यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट करेंगे और जा करके फेच ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है, फेच ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, ये हमारा टास्क था, वो काम हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या होता था भाई, मेमोरी के अंदर ये वाला कोड तो अभी तक जो ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का वो तो अभी तक पड़ा हुआ है, उसको क्लीन अप भी तो करना पड़ेगा, मतलब उसको नल को असाइन भी तो कराना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली ब्लॉक कंटेन्स ओनली क्लीन अप कोड, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डीबी का हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है उसको हमने नल को असाइन करा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने डीबी का जो ये ऑब्जेक्ट पहले माइस्क्वेल के कनेक्शन को पॉइंट कर रहा था पहले, ठीक है। देखो डीबी का जो ये ऑब्जेक्ट है पहले माइस्क्वेल डेटाबेस को पॉइंट कर रहा था यहाँ से, ठीक है। अब ये डीबी का ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट करने लगा, हमने इसका ये कनेक्शन तोड़ दिया यहाँ से, डीबी इक्वल्स टू नल। अब डीबी पॉइंट कर रहा है नल को, ठीक है। फिर क्या होगा, जब गार्बेज कलेक्टर नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है, वो अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, बस इतना समझ लो। गार्बेज कलेक्टर एक क्या होता है, मान लो एक स्वीपर होता है, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर एक स्वीपर होता है। वो पूरे जावा प्रोग्राम में ये चेक करता है कि अगर कोई चीज़ नल को पॉइंट कर रही है, जैसे कि तुम्हारा ये डीबी का ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर अभी नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस लाइन की वजह से डीबी इक्वल्स टू नल। अगर कोई डीबी का ऑब्जेक्ट तुम्हारा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारा जावा में नल को पॉइंट कर रहा है तो गार्बेज कलेक्टर आएगा और उसको खल्लास कर देगा, ठीक है, उसको उड़ा देगा गार्बेज कलेक्टर। मतलब हमारी मेमोरी फ्री हो गई। इसका मतलब मेमोरी के अंदर जो डीबी का ऑब्जेक्ट बना था ये पूरा डीबी का ऑब्जेक्ट क्लीन हो गया, ठीक है, ये हमारा डीबी का ऑब्जेक्ट पूरा क्लीन हो गया। तो ये बेसिकली कहानी थी। एक बार इसको फिर से वो कर देते हैं, हम रिवाइज कर देते हैं। देखो क्या होता है, फिर से समझ लो। देखो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक का हमें पता है कि ट्राई ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, कंटेन्स ओनली रिस्की कोड, ठीक है। कैच ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, टू हैंडल द एक्सेप्शन, ठीक है। फाइनली ब्लॉक का यूज़ क्या होता है, कंटेन्स ओनली क्लीन अप कोड, ठीक है। तो अब देखो,
अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने रिस्की कोड रखा है। रिस्की कोड क्या है, हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने डेटाबेस कनेक्शन जो है क्रिएट किया। ठीक है, अब हमें पता है कि हम जैसे मान लो डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है कि कनेक्शन हमारा क्रिएट ना हो, कोई एक्सेप्शन आने के चांसेस हो सकते हैं, लाइक डीबी कनेक्शन, लाइक क्लोज्ड कनेक्शन एक्सेप्शन, इस तरीके से कुछ आ सकता है। ठीक है, लेकिन अब समझो अब जब एक्सेप्शन आ जाएगी तो हमें उसको कैच में हैंडल करना पड़ेगा, तो वो एक्सेप्शन को हम यहाँ से कैच में हैंडल भी कर रहे हैं। अब लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो एक्सेप्शन पर्टिकुलरली होने कौन सी वाली है, ये हमें आइडिया नहीं इस बारे में, तो हमने सीधा पेरेंट क्लास का यूज़ किया एक्सेप्शन ई। ठीक है, अब देखो जब हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन वगैरह कॉल करते थे, जैसे कि देखो यहाँ पर है, ये हमारा जो कोड था, यहाँ हमें पता था कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है तो हमने अरिथमेटिक का यूज़ किया। हमें पता था नल पॉइंटर आ सकती है तो नल पॉइंटर का यूज़ किया। हमें पता था इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ सकती है, हमने उसका यूज़ किया। फिर उसके बाद हमें नहीं पता था कि कौन सी एक्सेप्शन और दूसरी आ सकती है, तो हमने सीधा कैच एक्सेप्शन ई लगा दिया था। ठीक है, ताकि एक्सेप्शन क्या है, बाप है सभी एक्सेप्शन क्लासेस का। ठीक है, तो ये सबको हैंडल कर लेगा। अब ये वाले केस में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है कि कौन सी एक्सेप्शन आने वाली है, तो हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, एक्सेप्शन ई का यूज़ किया है। ठीक है, हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया, एक्सेप्शन ई का यूज़ किया है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा, अब जब हमने यहाँ पर, अब आएगा कहानी फाइनली ब्लॉक की। फाइनली ब्लॉक समझो, हमको क्या पता था कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है, कंटेन्स ओनली क्लीन अप कोड। फाइनली ब्लॉक तो क्लीन अप कोड कंटेन करता है। ठीक है, फाइनली ब्लॉक जो होता है वो क्लीन अप कोड कंटेन करता है। ठीक है, अब जब फाइनली ब्लॉक क्लीन अप कोड कंटेन करता है तो यहाँ पर हम ऐसा क्या काम करेंगे, देखो यहाँ पर अभी जब तुमने डीबी का कनेक्शन बनाया है तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ होगा, ये तुम्हारी लेट सपोज मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी के अंदर ये तुम्हारा डीबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना होगा जो कि माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टेड होगा। ठीक है, जो कि तुम्हारा माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्टेड होगा। जब तुम्हारा काम हो गया पूरे प्रोग्राम का, तुम चाहते थे कि हमारा डेटाबेस से कनेक्शन हो जाए और हम डेटा निकाल लें या फिर डेटा इंसर्ट कर लें, वो तुम्हारा काम हो गया। अब उसके बाद तुम क्या करोगे भाई, मेमोरी के अंदर जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना है उसको हटाओगे भी, तो उसको रिमूव भी तो करोगे। तो तुमने क्या करा, डीबी जो ऑब्जेक्ट था उसको तुमने नल को असाइन करा दिया। ठीक है, तुमने डीबी के ऑब्जेक्ट को नल को असाइन करा दिया, मतलब तुमने ये कनेक्शन तोड़ दिया मेमोरी से और डीबी को नल को असाइन करा दिया, मतलब डीबी ने नल को पॉइंट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से एक कहानी और आती है। देखो जावा में गार्बेज कलेक्टर नाम का कॉन्सेप्ट होता है। गार्बेज कलेक्टर अभी तक हम लोग ने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम लोग आगे वीडियोस में कवर करेंगे जब हमारी वो सीरीज चलेगी। बस इतना समझ लो, ऐसा कुछ होता है। गार्बेज कलेक्टर जावा में होता है। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर इज जस्ट लाइक अ स्वीपर। ठीक है, वो ये चेक करता है पूरे प्रोग्राम में क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो नल को पॉइंट कर रहा है, तो वो चेक करे कि क्या हमारे पूरे प्रोग्राम में मेमोरी के अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नल को पॉइंट कर रहा है। वो देखेगा हाँ भाई डीबी नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि नल को पॉइंट कर रहा है, तो वो आएगा यहाँ पर और इस डीबी नाम के ऑब्जेक्ट को खल्लास कर देगा। ठीक है, उसको उड़ा देगा। ठीक है, डीबी नाम के ऑब्जेक्ट को उसने उड़ा दिया क्योंकि डीबी नल को पॉइंट कर रहा था, अब उसका काम नहीं बचा है। इसीलिए तो हमने डीबी ऑब्जेक्ट को नल को असाइन कराया था, क्योंकि अब हमारा डीबी का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि फाइनली ब्लॉक जो होता है वो किस लिए यूज होता है, एज अ क्लीन अप कोड। ठीक है, फाइनली ब्लॉक क्लीन अप कोड के लिए होता है। क्लीन अप मतलब जो हमने काम कर चुके हैं पहले, जी हमने ये कोई एक काम किया था, जो हम काम कर चुके हैं पहले, जिसकी वजह से कोई मेमोरी असाइन हुई है, जिसको कोई मेमोरी असाइन हुई है, उस मेमोरी को रिलीज भी तो करना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट है, अगर किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम पता हो थोड़ा बहुत। हमने जो मेमोरी इस डीबी ऑब्जेक्ट को असाइन करी थी यहाँ पर, अब उसको हमें वापस भी तो लेनी है। पहले हमने क्या करा था, यहाँ से हमने एलोकेट करा था मेमोरी को हमने एलोकेट किया। अब यहाँ से हमने क्या करा, हमने यहाँ से मेमोरी को डी एलोकेट मेमोरी कर लिया। कैसे करा, जैसा ही हमने डीबी को नल को पॉइंट कराया, गार्बेज कलेक्टर नाम की एक चीज़ होती है, वो गार्बेज कलेक्टर आएगा और इस डीबी को उड़ा के ले जाएगा। तो अब क्या होगा, अंत में ये होगा कि तुम्हारी जो मेमोरी है पूरी फ्री हो जाएगी। ठीक है, इस समय देखो मेमोरी पूरी खाली होगी, गार्बेज कलेक्टर अपना चला जाएगा। तो ये था बेसिकली मोटा मोटा फाइनली ब्लॉक के बारे में। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो फाइनली ब्लॉक के बारे में यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है जो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं। देखो, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू टेक क्लीन अप कोड इनसाइड ट्राई ब्लॉक
बिकॉज देयर इज नो गारंटी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी स्टेटमेंट इनसाइड ट्राई। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो क्लीनअप कोड होता है, क्लीनअप कोड को कभी भी ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं लिखना चाहिए। मतलब लेट सपोज तुमने ये ट्राई ब्लॉक लगा रखा है, ठीक है, तुमने ट्राई ब्लॉक में मान लो ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये तुम्हारी सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, तुम्हारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है। अब मान लो ये जो तुम्हारी फोर्थ स्टेटमेंट है, यहाँ पर तुमने कोई क्लीनअप कोड लगा रखा है लाइक db इक्वल्स टू नल, ठीक है, लेकिन ये जो तुम्हारी फर्स्ट और सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है, मान लो इस थर्ड स्टेटमेंट में कोई एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, जब एक्सेप्शन आ जाएगी तो कैच ब्लॉक चल जाएगा। जब कैच ब्लॉक चल जाएगा तो जो फ्लो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जेवीएम यहाँ पर चला जाएगा, वहाँ से यहाँ पर, ठीक है। और हमें पता है कि कैच ब्लॉक से लौट करके वापस कभी नहीं जाता ट्राई ब्लॉक पे जेवीएम, ठीक है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो क्लीनअप कोड होता है उसको हमेशा कहाँ रखो, कि फाइनली ब्लॉक में रखो, ठीक है, यहाँ पर रखो। मतलब db इक्वल्स टू नल जो है इसको यहाँ से काट करके db इक्वल्स टू नल को यहाँ पर रखो। बेसिकली क्लीनअप कोड ये है तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा इस लाइन के बाद ये वाला जो क्लीनअप कोड तुमने लिखा हुआ है वो चलेगा ही चलेगा। अगर थर्ड लाइन पे कोई एक्सेप्शन आ जाती है, ध्यान से सुनना, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा db इक्वल्स टू नल वाला कोड चलेगा ही चलेगा। क्यों? मान लो थर्ड लाइन पे कोई तुम्हारी एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन का ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ, कैच ब्लॉक ने उसको कैच कर लिया उस एक्सेप्शन को, और कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मतलब लौट के कभी तुम्हारे इस क्लीनअप कोड को एग्जीक्यूट करना नहीं आएगा, इसीलिए फाइनली ब्लॉक के अंदर हमेशा क्लीनअप कोड को रखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू प्लेस क्लीनअप कोड इनसाइड कैच ब्लॉक बिकॉज इफ देयर इज नो एक्सेप्शन देन कैच ब्लॉक वोंट बी एग्जीक्यूटेड। अब ये तो देखो ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है, कैच ब्लॉक के अंदर भी हम क्लीनअप कोड को नहीं रख सकते हैं। क्यों? लेट सपोज तुमने ये ट्राई ब्लॉक यहाँ पर लगा रखा है और ये तुम्हारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तुम्हारी सेकंड स्टेटमेंट, ये तुम्हारी थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके बाद लेट सपोज ये तुमने कैच ब्लॉक लगा रखा है और कैच ब्लॉक के अंदर तुम db इक्वल्स टू नल को एग्जीक्यूट लिख रहे हो, जो कि तुम्हारा क्लीनअप कोड है। अब तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, सेकंड भी हो गई, थर्ड भी हो गई, ठीक है। इस केस में कोई एक्सेप्शन नहीं आई। जब एक्सेप्शन नहीं आई तो ये तुम्हारा कैच ब्लॉक जो है ये चलेगा भी नहीं। जब कैच ब्लॉक चलेगा नहीं तो तुम्हारा क्लीनअप कोड परफॉर्म कैसे होगा? परफॉर्म ही नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि फाइनली ब्लॉक के अंदर db इक्वल्स टू नल को हमेशा रखो, ठीक है, ताकि अगर एक्सेप्शन नहीं भी आती है तब भी फाइनली ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। तो बेसिकली फाइनली यहाँ पर क्या है, देखो क्या बोल रहा है, अभी एक चीज़ आगे बताते हैं। वी रिक्वायर सम प्लेस टू मेंटेन क्लीनअप कोड विच शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑलवेज इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एक्सेप्शन रेज्ड और नॉट रेज्ड एंड वेदर हैंडल और नॉट हेल्ड। सच टाइप ऑफ बेस्ट प्लेस इज नथिंग बट फाइनली ब्लॉक, हेंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनली ब्लॉक इज टू मेंटेन क्लीनअप कोड, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है। अगर देखो ये केस क्या है, ये केस जो हमने लेफ्ट में डिस्कस किया, इसका मतलब क्या है कि इफ एक्सेप्शन केम, ठीक है, देन इफ एक्सेप्शन केम का केस है ये। और ये कौन सा केस है? इफ एक्सेप्शन वोंट केम, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो इस केस में तुम्हारा ये, इस वाले केस में तुम्हारा क्या था, देखो हम फिर से बताते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ पर थर्ड लाइन पे तुम्हारी लेट सपोज एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया। फोर्थ लाइन पे तुमने क्लीनअप कोड लगा रखा है लाइक db इक्वल्स टू नल, ठीक है। अब जब तुम्हारी थर्ड लाइन पे एक्सेप्शन आ जाती है, एक्सेप्शन केम का केस है, तो यहाँ से फ्लोट करके तुरंत चला जाएगा कैच ब्लॉक के पास। कैच ब्लॉक पे वो पूरा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। हम लोग पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के बाद जेवीएम वापस नहीं जाता है ट्राई ब्लॉक के पास। तो जब ट्राई ब्लॉक के पास वापस नहीं जाएगा वो, तो db इक्वल्स टू नल जो लिखा हुआ है तुम्हारा क्लीनअप कोड, ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो इसलिए हम मतलब ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं लगा सकते किसको, क्लीनअप कोड को। तो इससे क्या हमको वो मिलती है, सीख मिलती है कि वी कैन नॉट टेक क्लीनअप कोड इनसाइड ट्राई ब्लॉक, वी कैन नॉट टेक क्लीनअप कोड इनसाइड ट्राई ब्लॉक। अब तुम ये वाला केस डिस्कस करते हैं, ये वाला कि एक्सेप्शन अगर नहीं आती है, तो बेसिकली देखो उस वाले केस में एक्सेप्शन आ गई थी, ठीक है,
कौन से केस में, ये वाले केस में, तो डी बी इक्वल्स टू नल तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन आ गई यहाँ पर। और जब एक्सेप्शन आ जाएगी तो तुम्हारा ये जो कैच ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन कैच ब्लॉक से कंट्रोल फ्लो वापस जाएगा ही नहीं इस डी बी इक्वल्स टू नल को एग्जीक्यूट करने, ठीक है। अब लेट सपोज ये तुम्हारी यहाँ पर स्टेटमेंट 1 है ट्राई ब्लॉक के अंदर, ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है, ठीक है। इस केस में मान लो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आती है। अब जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी तो बेसिकली तुमने किया क्या है, तुमने जो डी बी इक्वल्स टू नल जो क्लीनअप कोड लिख रखा है वो तुमने कैच ब्लॉक के अंदर लिख रखा है, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा क्लीनअप कोड है, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा ये क्लीनअप कोड था, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लीनअप कोड है डी बी इक्वल्स टू नल। अब जब ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन ही नहीं आएगी तो कैच ब्लॉक तो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। जब कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर डी बी इक्वल्स टू नल एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चला कि वी कैन नॉट टेक क्लीनअप कोड इनसाइड कैच ब्लॉक, ठीक है। कैच ब्लॉक के अंदर भी क्लीनअप कोड नहीं लगा सकते हैं, तो इसीलिए कहा गया कि भाई फाइनली ब्लॉक को लेके आते हैं, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर अगर तुम क्लीनअप कोड को रखोगे, जैसे कि देखो दोनों केस में रखा है, अगर एक्सेप्शन आ जाती है तब भी हमने फाइनली ब्लॉक के अंदर क्लीनअप कोड को रखा है, अगर एक्सेप्शन नहीं आती है तब भी हमने फाइनली ब्लॉक के अंदर क्लीनअप कोड को रखा है, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक का एक फीचर है, उसको याद रखना। फाइनली ब्लॉक का एक एडवांस मतलब एक उसकी खूबी है कि फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूटेड whether exception came or not, मतलब अगर देखो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई थी, ठीक है, तो यहाँ से तो देखो हमने फाइनली ब्लॉक अब हटा दिया, यहाँ पर हमने जो है क्लीनअप कोड हटा दिया। इस केस में तुम्हारी एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। जब एक्सेप्शन आ जाती है तो देखो कैच ब्लॉक के बाद फाइनली ब्लॉक चलेगा फिर, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक तो हमेशा ही चलता है, चाहे यहाँ तुम्हारा एक्सेप्शन आए या फिर एक्सेप्शन ना आए। जैसे ये वाला केस है, ट्राई ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट 1 2 3 लिख रखा है, अब यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आएगी भी नहीं, ठीक है, तो कैच ब्लॉक भी नहीं चलेगा। जब कैच ब्लॉक नहीं चलेगा तो कुछ मतलब इसके मतलब कैच ब्लॉक ऑब्वियस बात है, कैच ब्लॉक अब चला नहीं तुम्हारा, लेकिन हमने फाइनली ब्लॉक के अंदर यहाँ पर डी बी इक्वल्स टू नल लिख रखा है, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, ये जो फाइनली ब्लॉक है, दोनों के दोनों फाइनली ब्लॉक है, दोनों केस में फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक है। फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, तो ये बेसिकली फाइनली के बारे में एक फीचर था, ठीक है। अब देखो यही चीज़ सारी तुम्हारी पीपीटी में यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये देखो सारे, अब देखो सिंपल से पहले हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। हम लोग जल्दी से सिंपल से एक प्रोग्राम कर लेते हैं फाइनली ब्लॉक के बारे में। देखो जैसे लेट सपोज हम सबसे पहले क्या करते थे, ट्राई ब्लॉक है, हमने यहाँ पर सिंपल से स्टेटमेंट लिख रखी है कि ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। उसके बाद हमने कैच लगा रखा है लेट सपोज एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर हमने लिख रखा है तुम्हारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। उसके बाद हमने फाइनली ब्लॉक लगा रखा है, ठीक है, फाइनली ब्लॉक, और हमने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है, हमने ये लगा रखा है। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, तीनों आएगा, क्योंकि ट्राई ब्लॉक तो चलेगा, सॉरी इस केस में आउटपुट तुम्हारा कैच ब्लॉक नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आई है। हमें पता जब एक्सेप्शन आती है तभी कैच ब्लॉक चलता है। इस केस में आउटपुट क्या आएगा, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड और फाइनली एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ये आ गया। अब लेट सपोज क्या हुआ कि यहाँ पर हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन हम ले आए, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन ले आते हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लो यहाँ पर हम कौन सी एक्सेप्शन ले आए, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ले आए यहाँ पर, ठीक है। कैसे लाएंगे, हमने क्या करा, 10 डिवाइड बाय 0 कर दिया, 10 डिवाइड बाय 0 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक लगा देते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से पहले पेरेंट बाद में आता है। अगर हमें चाइल्ड क्लास के बारे में पता है तो पहले चाइल्ड क्लास ही लगाते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन एग्जीक्यूटेड,
ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया अरिथमेटिक एब्स्ट्रैक्शन कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इस केस में आउटपुट क्या आएगा, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन आ गई तो तुरंत वो ढूंढेगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक लगा है, वो देखेगा हाँ लगा है, वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। और फाइनली ब्लॉक तो हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होता ही होता है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ये देखो ये तुम्हारा आउटपुट आ गया, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर क्या होता है, देखो 3 केस होते हैं। पहला केस क्या था, इफ देयर इज नो एक्सेप्शन, मतलब ये वाला केस, इफ देयर इज नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं थी तो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, देखो यहाँ पर वही है। उसके बाद क्या आता है, इफ एन एक्सेप्शन रेस्ड बट करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक मैच्ड, ठीक है, एक्सेप्शन रेस्ड होती है और करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक उसको मिल भी जाता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक उसको मिल गया, इस समय क्या आएगा, इस समय आउटपुट हमें पता है ये आ जाएगा सिंपल सा, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एग्जीक्यूटेड और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। अब वो कह रहा है कि एक्सेप्शन अगर आई लेकिन उसको करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक नहीं मिला, ठीक है, मतलब हमने लेट सपोज यहाँ से अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हटा दिया, ठीक है, या लेट सपोज हमने ये सिंपल सा ये हटा दिया, क्या हटा दिया, एक्सेप्शन ई हटा दिया। एक तो हमने एक्सेप्शन ही ई हटा दिया और यहाँ पर हमने लेट सपोज लिख रखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, हमने लिख रखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो देखो इस केस में क्या होगा, एक्सेप्शन कौन सी आई है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाली, ठीक है, कैच ब्लॉक ढूंढे, जेवीएम ढूंढेगा क्या कोई ऐसा कैच ब्लॉक है अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला, उसको मिलेगा ही नहीं। जेवीएम ढूंढेगा क्या बाप क्लास है, बाप क्लास मतलब एक्सेप्शन वाला कैच ब्लॉक है, ये वाला कैच ब्लॉक जिसमें हमने एक्सेप्शन ई और इस तरह से लिखते हैं, ये वाला कैच ब्लॉक है क्योंकि ये तो सबको हैंडल कर लेता है। जेवीएम कहेगा नहीं भाई ये भी नहीं है, तो जेवीएम कहेगा अरे यार फिर तो प्रोग्राम हैंडल ही नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूटेड और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ये देखो, ठीक है। और तुम्हारी एक्सेप्शन को कोई हैंडल कर भी नहीं पाया क्योंकि उसको करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक नहीं मिला, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फाइनली ब्लॉक के बारे में हमारा जो डिस्कशन खत्म होता है। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो यार, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तुम लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मेरी वीडियोस तुम लोगों को मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियोस मेरी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी मेरी वीडियोस तुम लोगों को मिलती रही। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।